फ्रेंड्स, आज हम हमारा 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक। भारत की जो एक झलक है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रॉड्रिग्यूज, और दूसरा कॉर्ग मीन्स कॉफ़ी, लोकेश एब्रोल, और थर्ड जो है टी फ्रॉम असम बाय अनूप कुमार दत्ता। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो बेकर फ्रॉम गोवा है इसके भी 2 पार्ट्स हैं, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट पहले पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले हमें जिन चीज़ों को डिस्कस करना है क्लास में वो क्या है। व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। लोगों और स्थानों की क्या छवियाँ आपके मन में आती हैं जब आप अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं। ये आपको क्या करना है, डिस्कस करना है क्लास में, है ना। व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। आपने भारत के किन हिस्सों में निवास किया है, मतलब आप भारत के किन हिस्सों में रहे हैं और आप गए हैं। क्या आप कुछ पर्यटन स्थलों का नाम बता सकते हैं। You may know that apart from the British, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. Can you say which part of India show French and Portuguese influences? आप यह जान सकते हैं कि ब्रिटिश के अलावा हमारे देश के जो इतिहास में डच, फ्रेंच और पुर्तगीज़ ने भी एक भूमिका निभाई है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत का कौन सा हिस्सा फ्रेंच और पुर्तगाली जो पुर्तगीज़ हैं उनके प्रभाव को दिखाता है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी कॉफ़ी। क्या आप कह सकते हैं कि भारत का कौन सा हिस्सा चाय या कॉफ़ी उगाता है। तो हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, मतलब गोवा से बेकर, ठीक है। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। यह एक पारंपरिक गोवन विलेज के बेकर का पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन। जो पर्सन का एक डिस्क्रिप्शन है, स्पेशल पर्सन का, वो जो अभी भी अपने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनके बारे में ये हम पढ़ने वाले हैं। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नेस्टोलॉजिकली about those good and Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixtures, the molders, and those who bake the loaves. Those are old times tested. Furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been existed. The third and jungle of the traditional baker's bamboo heralding the arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as पैडर इन गोवा। अब यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं उन्होंने क्या बताया है, वो क्या बता रहे हैं गोवा के बारे में कि ये तो एक पेन पोर्ट्रेट है एक बेकर के बारे में, है ना। तो इस पार्ट में लेखक जो हैं, ऑथर जो है, वो गोवा में अपने पुराने दिनों को याद करते हैं जब गांव का बेकर जो है वो जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। लेकिन समय के बीतने के साथ साथ जो लोग हैं अब इतना जो लोअर हैं, मतलब पाव रोटी है, नहीं खाते हैं। पुर्तगीज़ तो चले गए पर बेकर वहाँ अब भी हैं। पुर्तगीज़ लोग जो हैं वो पाव रोटी बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। गोवा में बेकर के परंपरागत काम को अब भी देखा जा सकता है। पुर्तगीज़ के जाने के बाद भी इस काम को हम वहाँ पर देख सकते हैं। वे भट्टियाँ जहाँ पाव रोटी बनाई जाती थी अभी भी वहाँ पर हैं। और परंपरागत जो बेकर हैं वो बाँस की छड़ी की आवाज़ को अभी भी, जो उनकी जो छड़ी की आवाज़ होती थी उनको अभी भी वहाँ पर सुना जा सकता है। बेकर के परिवार में अगर पिता नहीं है तो पुत्र, मतलब कोई ना कोई अभी भी इस व्यवसाय और परंपरा को आगे बढ़ाए हुए हैं। गोवा में इन बेकरों को आज भी पैदर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, पैदर कहा जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड. He used to come at least twice a day, once when he sat down in the morning on the sailing around, and then again when he returned for after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for love of the loaf? Not at all. The loaves were brought by some Paskin or Bastien, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles, which we choose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. अब यहाँ पर वो जो ऑथर हैं वो क्या कह रहे हैं, ऑथर कहते हैं बचपन में गोवा में बेकर जो हैं उनके एक दोस्त, साथी और मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक होते थे। वे बताते हैं कि एक बेकर गांव में रोज़ 2 बार आता था, एक बार सुबह और दूसरी बार अपनी जो उसकी बड़ी सी बास्केट होती थी उसके खाली होने के बाद वो उसको भरकर दूसरी बार वापस आता था। बेकर ने एक बांस की छड़ी उठाई होती थी। इस छड़ी की आवाज़ से ऑथर और अन्य जो लोग रहते थे वो जाग जाते थे। वे बताते हैं कि अलग अलग घरों के नौकर पाव रोटी खरीदते थे, मगर लेखक खुद ही बेकर के पास भाग जाया करते थे पाव रोटी खरीदने के लिए, क्योंकि उसकी जो स्मेल थी, उसकी जो खुशबू थी वो बहुत अच्छी होती थी और सब अपनी अपनी पाव रोटी खुद पसंद करके लेना चाहते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ द स्पेशली मेड bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke, and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow, I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? We would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush. And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. अब यहाँ पर जो ऑथर है वो क्या बता रहे हैं, बेकर की बाँस की जो छड़ी होती थी वो विशेष होती थी। उस बाँस की छड़ी को ज़मीन पर पटक पटक कर वह झेंग झेंग की आवाज़ पैदा करता था। बेकर एक हाथ से अपने सिर पर रखी पाव रोटी की टोकरी को सहारा देता था और दूसरे से वह बाँस की छड़ी को ज़मीन पर पटकता था। जब भी कोई उसके पास पाव रोटी खरीदने के लिए आता था तो वह जो उसकी टोकरी थी उसको बाँस के ऊपर रख देता था, जो बाँस का एक ट्रायंगल टाइप बनाते हैं उसके ऊपर वो रख देता था। और जो घर की लेडीज़ होती थी उनको वो गुड मॉर्निंग भी करता था। ऑथर कहते हैं कि वे और अन्य लोग उसकी टोकरी में झाँक कर देखते थे। वो जब सारे सर्वेंट्स ब्रेड पाव रोटी को खरीदते थे तो फिर वो लोग उनकी टोकरी, ये जो बाकी के जो बच्चे हैं और ऑथर हैं वो उनकी टोकरी में झाँक कर देखते थे। उन दिनों में गर्म चाय के साथ में जो पाव रोटी खाने का एक रिवाज था, ऐसा ऑथर बता रहे हैं। ऑथर ऐसा बता रहे हैं कि गोवा में उस समय गर्म चाय के साथ पाव रोटी खाने का रिवाज था। ऑथर जो है पाव रोटी के इतने शौकीन थे कि वह इसे खाने से पहले अपने दांत भी साफ़ नहीं करते थे। और वे बताते हैं कि हम ऐसा क्यों करें, करें हम अपने दांत साफ? टूथब्रश के लिए आम की पत्ती को तोड़ने की परेशानी कौन उठाएगा? और यह सब क्यों आवश्यक था? टाइगर अपने दांत कभी साफ नहीं करता। उनका ऐसा कहना है कि गर्म चाय सब कुछ अच्छे से साफ कर देती है, बस और क्या। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था अ बेकर फ्रॉम गोवा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।